नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का यूपीपीसीएस पाठशाला में और उसके संपूर्ण समाधान प्रारंभिक परीक्षा कार्यक्रम में। हम लोग इस प्रोग्राम को लेकर चल रहे हैं, इसके डे 2 पर आज करेंगे क्योंकि कुछ दिन तक मैं लगातार आप लोगों को सैंपल जो है उपलब्ध कराऊँगा ताकि आप देख सको कि किस तरीके से करना है। फिर से एक बार छोटी-सी जानकारी दे दें कि इस प्रोग्राम में हम लोग कर क्या रहे हैं। इस प्रोग्राम में हम लोग टॉपिक वाइज़ जैसे पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा मैं, उसमें आप देख लेना। कि हमने क्या प्रोग्राम बना रखा है, तो 2000 क्वेश्चन तो इसमें जीएस के फ्रेश क्वेश्चन है ये, अलग-अलग सब्जेक्ट के, सारे सब्जेक्ट का डिवाइडेशन किया है मैंने और 1000 क्वेश्चन जो है आपके करंट अफेयर के यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो इसको पूरा बाइफरकेट किया गया है टॉपिक वाइज़ और इसको भी टॉपिक वाइज़ बाइफरकेट किया गया है। इसके अलावा हम आपको यहाँ पर लिस्टिंग देंगे सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की जो कि जीएस से रिलेटेड होते हैं, एक जगह एक ही सत्र समाहित होंगे। बहुत ही कम फीस इसकी रखी गई है, मात्र ₹1500 और ये डेडिकेटेड 100 डेज़ प्रोग्राम है जिसमें हम लोग इसको लेकर चल रहे हैं। तो अभी हम लोग आज जो है 2 सब्जेक्ट के क्वेश्चन्स को देखेंगे। हम लोग इस डेमो में आपको सारे सब्जेक्टों के क्वेश्चन्स यहाँ पर एक-एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आज पॉलिटी और यूपी स्पेशल के क्वेश्चन्स यहाँ पर हम लोग करने जा रहे हैं। जैसे पहला सवाल है आप लोगों का अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को कितनी श्रेणियों में बाँटा गया है? ठीक है? तो जो भारत का राज्य क्षेत्र है, उसको कितनी श्रेणियों में बाँटा गया है ये सवाल है। अच्छा क्वेश्चन है पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि अधिकतर लोग जो है इसका उत्तर 2 लगाने की संभावना ज़्यादा बनी रहेगी कि यूनियन टेरिटरीज़ और राज्य। लेकिन देखिए इसका आंसर क्या है? आंसर है बी, ठीक है? यानी कि 3 क्षेत्र। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्रों का जो वर्गीकरण किया गया उसके तहत राज्य यानी स्टेट, संघ क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज़ और भविष्य में भारत द्वारा अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र भी सम्मिलित हैं। अगर भविष्य में भारत किसी विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण करता है या अर्जित करता है, तो उसका भी प्रावधान हमारे आर्टिकल 1 में किया गया है, ठीक है? इसी तरीके से दूसरा सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट के माध्यम से उत्तर का चुनाव करें कि किसी राज्य को विभाजित करने वाला बिल राष्ट्रपति की बिना मंजूरी से भी संसद में लाया जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट है राज्य के पुनर्गठन की शक्ति केवल संसद के पास है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के ही फ्रेम्ड क्वेश्चन अब यूपीपीएससी जो है पूछ रहा है और थोड़ा-सा पॉलिटी में उन पॉइंट से हट के पूछने लगा क्वेश्चन जहाँ से अभी तक रेगुलरली पूछा जा रहा था। तो क्वेश्चंस का लेवल कुल मिला के बढ़ गया है। देखिए इसका आंसर बी है। राज्य को विभाजित करने, उसकी सीमा में परिवर्तित करने या उसका नाम बदलने या नए राज्य के निर्माण हेतु कोई भी बिल बिना राष्ट्रपति की मंजूरी के संसद के किसी सदन में नहीं लाया जा सकता और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ही बिल संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। तो बी मतलब कि केवल दूसरा स्टेटमेंट ही इसका सही है। इस बात का ध्यान रखिएगा यानी कि राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति सिर्फ़ और सिर्फ़ संसद को दी गई है। अनुच्छेद 3 में इसके बारे में बात किया गया है और राष्ट्रपति की बिना मंजूरी के संसद में इसको नहीं लाया जा सकता, इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। एक तरफ मैच कराने वाले क्वेश्चन भी आपको आते हैं, एक तरफ विषय दिए गए हैं, एक तरफ उनसे रिलेटेड आर्टिकल है, ठीक? ऐसे क्वेश्चन आप लोग अमूमन देख रहे हो लगातार पिछले 3-4 सालों सवाल में। तो कौन-सा जो है इसको कौन सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है, ठीक है? तो आप लोग देखेंगे कि कौन-सा सुमेलित नहीं है इसके बारे में आप लोग देख लेंगे, तो आप लोग पाएँगे कि इसका आंसर क्या है आपका ए, ठीक है? अधिग्रहण 323 क, ख यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, 323 क से लेके 329 ख लिखा गया है, जो कि गलत है। लोक सेवा आयोग के बारे में अनुच्छेद 315 में प्रावधान किया गया है। संघ की भाषा 343, 344 और संघ राज्य क्षेत्र 239 से 243। अगर हम बात करें ट्रिब्यूनल्स की तो इनको जो शामिल किया गया था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था और इनको संविधान के भाग 14 क में अनुच्छेद 323 क से 323 ख। ध्यान रखिएगा इसको हम लोग इसकी व्याख्या को भी बाइलिंगुअल ही रखेंगे आने वाले समय में। तो ये बाइलिंगुअल ही मिलेगी व्याख्या भी और क्या कहते हैं कि क्वेश्चंस भी, ठीक है? वर्तमान राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन हेतु वर्तमान में कितने प्रस्तावक होने चाहिए? तो क्या आंसर इसका डी ध्यान रखिएगा 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। 1997 तक ये 10-10 थी, ठीक? इसको बढ़ा के 50-50 कर दिया है। यही से बताता चलूँ उपराष्ट्रपति के लिए 20-20 की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति लोकसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति को अधिकार है कि राज्यसभा में 2 अंगल भारतीय सदस्यों व्यक्तियों को मनोनीत कर सके। क्या है ये? आंसर आपका डी। क्यों? दोनों ही गलत है। क्या है? पलट दिया है। लोकसभा में सिर्फ अभी तक 2 लोगों को मनोनीत करने का प्रावधान था, जिसे आर्टिकल 331 के माध्यम से समाप्त भी कर दिया गया। लेकिन अभी जो वर्तमान में लोकसभा है हमारे, उसमें अभी ये लोग अलाउड है, अभी चल रहा है। ठीक है? यहाँ राज्यसभा में 12 क्या कहते हैं सदस्य, वो भी आंगल भारतीय नहीं, नॉर्मल 4-4 क्षेत्रों के कला, विज्ञान, ऐसे 4 क्षेत्र हैं, जिनसे 12 लोगों को मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति रखता है। दोनों स्टेटमेंट आपकी गलत है। ठीक है, देख लीजिए। तो लोकसभा में 2 आंगल भारतीय
और राज्यसभा में 12 लोगों को जो साहित्य, विज्ञान, समाज और कला के खेल से जो है या इसमें संबंधित व्यक्तियों को इसमें मनोनीत किया जा रहा है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? एक कॉमन क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। इसकी संख्या आंसर क्या है? सी। ठीक, यानी कि आपका उत्तर है आर्टिकल 129। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है ऐसा न्यायालय जो अपनी अवमानना के लिए लोगों को दंडित कर सके। ऐसे न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में जाना जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। ये हम लोग का पीडीएफ प्रोग्राम है, ध्यान रखिएगा। ये हम अभी आपको सिर्फ वीडियो दे रहे हैं, लेकिन ये पीडीएफ प्रोग्राम होगा। डेली 30 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन जीएस के प्लस 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के। और इस प्रक्रिया को हम लोग अगर 100 दिन तक जारी रखते हैं तो 30 के आधार पर हमारे पास 3000 सवालों की एक ऐसी श्रृंखला होगी। और इसके साथ साथ हम यहाँ क्या दे रहे हैं आपको, 5 फुल लेंथ टेस्ट देंगे। ठीक, एकदम वैसे 150 क्वेश्चनों के सेट के रूप में जैसे यूपीपीएससी में पूछा जाता है, और उसी बाइफरकेशन के साथ कि जितने जितने क्वेश्चन हर सेक्शन में आते हैं। ठीक, तो क्या आंसर है? 1988 में पुंगन समिति, 1985 में जीवी की राव समिति, अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। तो एक एलएम सिंघवी समिति के लिए पूछा जा रहा है इसका आंसर कि कब इसका गठन किया गया था। इसी के आधार पर क्या हुआ था, एलएम सिंघवी की अनुशंसा पर ही आपको पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिसका गठन 1986 में किया गया। ठीक, कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण का प्रावधान करता है? आरक्षण का प्रावधान के लिए आर्टिकल 243 डी है। इसमें एससी, एसटी और महिला, बस ध्यान रखिएगा, इन तीनों के आरक्षण का ही बात की गई थी। और ओबीसी के आरक्षण के लिए राज्य विधानमंडलों पर यह व्यवस्था दे दी गई थी कि विधानमंडल अपने अपने आधार पर आरक्षण दें। इसी आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने सन 2000 में संशोधन करके ओबीसी को भी इसमें आरक्षण दे दिया है। ठीक है, सारे इस तरीके से। और भी अभी व्याख्या और भी लंबी होगी, अभी निश्चिंत रहिए, ये तो सैंपल है सिर्फ। व्याख्या में और भी चीजों को शामिल करेंगे। ठीक है, ये पूछा जा रहा है कौन सा गैर संवैधानिक निकाय है? कौन सा गैर संवैधानिक निकाय है? तो गैर संवैधानिक मतलब जिसका संविधान में वर्णन नहीं है। ठीक, जिसका संविधान में वर्णन नहीं है, तो यहाँ उत्तर क्या दिया जा रहा है? बी। ठीक, यानी कि बी मतलब 1, 2, 3। वित्त आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। प्रावधान कहाँ है? आर्टिकल 280 में। बाकी ये तीनों एक वैधानिक निकाय है, लेकिन संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 280 में दिया गया है, और उनके बारे में डिटेल इस तरीके से दे दी गई है, ताकि अगर आप लोग और चाहिए तो कैसे कैसे होता है। 5 वर्षों के लिए होता है, राष्ट्रपति गठित करता है, एक अध्यक्ष, 4 सदस्य होते हैं, कार्यकाल भी राष्ट्रपति के आदेश से निर्धारित होता है, पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है, और संघ सरकार के लिए इनकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती है, लेकिन व्यवहार में सिफारिशों को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कूट के माध्यम से चयन करना है कि कौन कौन से सही सुमेलित हैं। एक तरफ आर्टिकल दिया गया, एक तरफ उनके संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। ठीक, यहाँ पर उत्तर हम देखेंगे तो क्या है आपका? डी, सभी सत्य हैं, क्योंकि अनुच्छेद 109 धन विधेयक की प्रक्रिया के बारे में बताता है, और 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है, और 114 में विनियोग विधेयक का प्रावधान किया गया है। ठीक, इस तरीके की सारी व्याख्या सहित है। अब अगले 10 क्वेश्चन हम लोग करंट अफेयर के देख लेते हैं। करंट अफेयर के प्रश्नों को यहाँ पे देखते हैं। निम्नलिखित में से, सॉरी करंट अफेयर नहीं है, करंट अफेयर अभी आगे होगा, ये यूपी स्पेशल है। ठीक है, यूपी स्पेशल है, उसके बाद करंट अफेयर होगा। ठीक है, यूपी स्पेशल गलत टाइप हो गया। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला मथुरा के साथ हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता? क्वेश्चन नंबर 11 में थोड़ा सा फॉल्ट हो गया, क्योंकि हमें पूछना था कि कौन सा जिला हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है। ठीक, तो मतलब हम गलत किया गया। तो उत्तर प्रदेश के जो है कुल 6 जिले कौन कौन से? सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा। ठीक है, ये हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं, और गाजियाबाद जो है दिल्ली के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिटेल करेंगे यूपी स्पेशल के प्रश्नों की भी। हमें इस कथन पे विचार करना है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला शामली है, और कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का विभाजन 13 नवंबर 2000 को हुआ था। देखेंगे क्या स्टेटमेंट है। इसका आंसर डी, यानी कि न तो 1 न तो 2। क्यों? क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा जिला हापुड़ है। ठीक, और 9 नवंबर 2000 को विभाजित करके उत्तराखंड को अलग कर दिया गया था। तो इस तरीके से हम डिटेलिंग करते हुए चलेंगे यूपी स्पेशल के प्रश्नों की भी। कुल परिस्थितिकी क्षेत्र उत्तर प्रदेश में कितने हैं? ये क्वेश्चन जो है कई बार आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, 20। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो लगातार आते रहते हैं, लेकिन आप लोगों से गलतियां हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश में
कुल इकोलॉजिकल जोन 20 हैं और कृषि जलवायु क्षेत्र जो है 9 हैं और कुल मृदा समूह जो है 8 हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अब जो है पूछे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मूसा कहंद बांध किस जिले में है? मूसा कहंद बांध किस जिले में अवस्थित है? क्या उत्तर है आपका ये? चंदौली। ध्यान रखिए कहाँ पर? चंदौली में स्थित है। तो प्रदेश का मूसा कहंद बांध चंदौली में चंद्रप्रभा नदी पर है, जबकि हमीरपुर में मौधा बांध, ललितपुर में गोविंद सागर बांध और झांसी में पथरई बांध अवस्थित है। एक क्वेश्चन के साथ कई फैक्ट भी आप यूपी स्पेशल के तैयार कर सकेंगे इस माध्यम। हमें उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नहरों को उनके निर्माण काल के अनुसार व्यवस्थित करना है। अलग अलग नहरें दी गई हैं, एक कालखंड के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है, क्योंकि इस बार हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को पता है मेंस में यूपी स्पेशल के प्रश्न पत्रों को शामिल किया जा रहा है ऑप्शनल की जगह। ऐसे में आप लोग जो है प्रीलिम्स में भी संभावना जता सकते हैं कि काफी क्वेश्चन आपको यूपी स्पेशल देखने को मिलेगा। तो ये इनका क्रम दे दिया गया है, इस वर्ष किस नहर का निर्माण हुआ, इसके आधार पर आप क्रम लगा सकते हैं। ठीक है, ये पश्चिम बिहार है एक तरफ और उसकी तरफ उनका दिया गया है जो जिस जिले में अवस्थित है, उसी को हमें देखना है कि कौन सा सही है। तो इसका उत्तर क्या है? सभी तीनों सत्य हैं। यानी लाख बहोसी कन्नौज में अवस्थित है, समान पश्चिम बिहार मैनपुरी और सूर सरोवर आगरा में। ठीक, तो देख सकते हैं हम इसकी व्याख्या में आपको आगे लिस्टिंग भी देंगे, आपको सारी सूचियां देंगे। एनटीपीसी के अधीन नहीं है कौन सा ऊर्जा संयंत्र पूछा जा रहा है, तो आंसर क्या हुआ आपका? रोजा। ठीक, ऊंचाहार, दादरी और अनपरा डी ये सब एनटीपीसी के अंडर में आता है। दादरी ऊर्जा संयंत्र शाहजहांपुर में स्थित है, ये रिलायंस ग्रुप द्वारा विकसित किया जा रहा है। ठीक, निम्नलिखित में से किस औद्योगिक संस्थान का मुख्यालय कानपुर में नहीं है? कानपुर में अवस्थित नहीं है। तो उत्तर निर्यात निगम लिमिटेड लखनऊ में स्थित है, शेष सभी क्या है? कानपुर में। तो उत्तर प्रदेश ये भी पूछा जा चुका है, निर्यात निगम लिमिटेड कहाँ पर है? लखनऊ में अवस्थित है। बाकी सब जो बताया गया तीनों की तीनों है, ये सब कानपुर में अवस्थित है। ब्लैक पॉटरी उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका आजमगढ़ जो है ब्लैक पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, झांसी में क्या होता है? ब्रास वर्क, बहराइच में सूती, फिरोजाबाद में कांच, ये अपने अपने के लिए प्रसिद्ध है। तो हम लोग ये पीडीएफ के रूप में देंगे डेली, पहले 30 क्वेश्चन दे देंगे, फिर आप लोग अपने आप पे सॉर्ट आउट कर लेना उसको, और उसके बाद कुछ देर बाद इसकी व्याख्या सहित आंसर की उपलब्ध करा दी जाएगी आपको। इससे क्या होगा? डेली प्रैक्टिस करोगे ना आप, अब जो पढ़ते रहो, इसके साथ इसके प्रोग्राम से भी जुड़ सकते हो, तो एक अलग से आपका प्रैक्टिस होगा। ये कोशिश है कि आप 100 प्लस स्कोर जो है सिर्फ स्कोर कर लो। ये 100 प्लस स्कोर करने के लिए आपको कुछ अच्छा अलग रणनीतियों पे काम करना होगा। कौन सा पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा नहीं दिया जाता? ठीक, तो कौन सा नहीं दिया जाता भैया? विश्व भारती पुरस्कार, भारत भारती, महात्मा गांधी और साहित्य भूषण, ये सब उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता है। विश्व भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा दिया जाता है। प्रेमचंद सम्मान उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान द्वारा दिया जाता है। ठीक, तो देखिए आप कभी इसको अपने आप से अगर आप नजर लगाएंगे तो नहीं लगा पाएंगे, तो प्रेमचंद सम्मान कहाँ दिया जाता है? तो उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक नगरीकृत है? ठीक, क्या आंसर है इसका? देख लीजिए यहाँ पर सारी डिटेल दे दी गई है, कौन परसेंटेज के आधार पर, इसके आधार पर हम निकाल सकते हैं। ये कुछ करंट के क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जोड़ दिए गए, इसी तरीके से करंट के क्वेश्चन भी दिए जाएंगे आप लोगों को, सैंपल ग्रुप में दिखा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए, दिसंबर का करंट, लुइज इनियास लूला डी सिल्वा के बारे में है तथ्य। ठीक, ये करंट के क्वेश्चन भी इस तरीके से दिए जाएंगे, नेशनल और इंटरनेशनल, और सब हमने जनवरी शुरू किया है ताकि इधर के 6 महीने करंट बहुत इंपॉर्टेंट आपको होगा। इसी तरीके से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जो 4 महीने करंट होंगे समझिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे 14 मई की परीक्षा के लिए। इसके पूर्व के भी अक्टूबर तक करंट अफेयर भी उपलब्ध कराए जाएंगे उन 1000 क्वेश्चनों के माध्यम से। ये करंट अफेयर क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, सैंपल्स हैं, इसको आप लोग देख सकते हैं। इसकी लगातार कुछ क्लासेस आएंगी, थोड़ी बहुत कमियां रह गई हैं, इनको भी हम लोग दूर कर देंगे। टाइपिंग में कुछ एरर्स की वजह से दिक्कत कर रही हैं, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी पीडीएफ इस टेलीग्राम पर दे दी जाएगी, यूपीपीसीएस पाठशाला, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी हम कुछ दिन तक सैम्पलिंग पर काम करेंगे, आप लोग डेमो के माध्यम से देख सकते हैं कि हर सब्जेक्ट का हम सैंपल यहाँ उपलब्ध कराएंगे। जैसे पॉलिटी का दे दिया, थोड़ा यूपी स्पेशल का दे दिया, करंट डेली बेस पे दे देते हैं, और करंट के इसी तरीके से क्वेश्चन होंगे। इसी तरीके से हमने हिस्ट्री का दिखाया आपको, प्राचीन भारत का, तो मध्यकालीन आधुनिक का लेके आएंगे सैंपल में, साइंस का लेके आएंगे, ज्योग्राफी, इंडियन, वर्ल्ड, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, और यूपी स्पेशल को तो दे ही रहे हैं। तो इस तरीके से आपको सारी सैम्पलिंग दे दी जाएगी, और आप लोग जो है एडमिशन के संदर्भ में इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
इस प्रोग्राम की फीस जो है मात्र 1500 रुपये रखी गई है और इसमें आपको कंप्लीट ये 3000 सवाल, जिसमें जीएस प्लस एमसी करंट अफेयर प्लस आपके 5 फुल लेंथ टेस्ट हैं और इसके साथ-साथ लिस्टिंग मिलेगी, जैसे कि पूरे पश्चिम बिहार कहाँ है, उत्तर प्रदेश के इन जो एक लिस्ट वाले क्वेश्चन है, वो लिस्टिंग भी पीडीएफ फॉर्मेट में देखिए, सारा प्रोग्राम पीडीएफ फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करके कराया जाएगा और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होगा ये। तो आज के लिए इतना ही, कोई डाउट हो इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।